विपिन एक अलग दुनिया से आया था। उसे कैसे पता होगा कि एक तकनीक बना लेने से लोग इतने पागल और भावुक हो जाएंगे। इसलिए उसे स्टूडेंट्स के रोने का कारण नहीं समझ आ रहा था। फिर भी उसने बात आगे बढ़ाते हुए शांत होकर एक और किताब निकाली और रोहन को देते हुए कहा, रोहन, ये किताब मैंने तुम्हारी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए लिखी है। इसके हिसाब से ध्यान लगाकर प्रैक्टिस किया करोगे तो तुम्हारा दायां हाथ 15 से 20 दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि बाकी स्टूडेंट्स और अजीब प्रतिक्रिया दें, उसने फिर से कुछ और किताबें निकालकर एक एक करके उन्हें दी। विक्रम, तुम्हारे अंदर वार करने की अच्छी क्षमता है। मैंने तुम्हें पहले जो किताब दी थी उसमें तकनीक को विकसित करने का बेसिक ज्ञान था। इस वाली किताब में तुम्हें अपनी तकनीक को और कैसे सुधारना और बढ़ाना है ये पता लग जाएगा। रोमा और आरव, मैंने तुम दोनों के लिए भी अलग अलग किताब लिखी है। अगर तुम दोनों भी उसमें बताए तरीके से विकास करोगे तो तुम्हारी तकनीक में तेजी से सुधार होगा। वे सभी उसी के स्टूडेंट थे, इसलिए वो किसी एक को दूसरे से ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकता था। इसलिए वो सभी के लिए कुछ न कुछ सलाह और तोहफे लेकर आया था। ये सब तकनीक की किताबें टीचर संग्रह से मिली किताबों को देखने और उनके सही हिस्सों को अलग करने के बाद स्वर की लाइब्रेरी नहीं बनाई थी। वो सभी उनकी अलग अलग शारीरिक स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी ताकि उनकी कमजोरी को दूर किया जा सके। उनमें कुछ कुछ गलतियां तो थी, लेकिन बाकी सभी तकनीक विधियों से ये विधियां ज्यादा कारगर थी। उसके सभी स्टूडेंट होशियार थे। उन सभी को तकनीक देखकर उनका स्तर समझना आता था। इन बिना नामों की विधियों के स्तर को देखकर वे सभी चकित भी थे और उत्साहित भी। अरे वाह, और विधियां, कितनी बेहतरीन तकनीक है ये तो। ये विधियां न केवल उनकी खास जरूरतें पूरी करने के लिए सटीक थी, बल्कि वे सभी बहुत ऊंचे स्तर की भी थी। इनका और जो तकनीक विधियों से पहले कर रहे थे उनका आपस में कोई मुकाबला ही नहीं था। इनके सामने उनकी पहले वाली तकनीक कचरा थी, कचरा। टीचर, ये किताबें, क्या हम इसका नाम दे सकते हैं? रोमा ने उत्साहित होकर पूछ ही लिया। विपिन ने भी हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो चाहे नाम दे दो। सभी स्टूडेंट एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। उन्हें खुशी सहन नहीं हो रही थी। ये तकनीक बनाना ही बहुत बड़ी बात होती थी और उन्होंने न सिर्फ 5 तकनीक बनाई बल्कि उन्हें हर एक स्टूडेंट के हिसाब से ढाल भी दिया। ऊपर से नाम देने की भी खुली छूट दे दी। एक काबिलियत और इतना बड़ा दिल, ऐसा तो कराटे स्कूल में ना कभी सुना गया था और ना देखा। मेन बात तो ये थी कि हर तकनीक उनकी जरूरतों के मुताबिक ही बनाई गई थी। कोई चाहे कितना भी बड़ा जानकार हो और उसने चाहे कोई भी लेवल पार कर लिया हो, एक तकनीक इस तरह बनाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हो सकता था कि वो पूरी रात सोए ही ना हो। उनके टीचर पूरी रात उनकी जरूरतों के हिसाब से तकनीक बनाने में लगे हुए थे और यहाँ वे सभी अपने ही टीचर की काबिलियत पर शक कर रहे थे। ये तो बस ऐसा सोचकर सभी की आंखें और लाल हो गई थी। ये भावना उनकी पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा इंसान आजकल कहाँ मिलता था। शुक्रिया टीचर। पांचों उसी वक्त घुटनों पर बैठकर विपिन को धन्यवाद देने लगे। विपिन को देखकर उनके मन में पक्का विश्वास जाग गया था और वे बोले, विपिन सर, आप चिंता ना करें, हम ये तकनीक कभी आपके नाम से दूर नहीं जाने देंगे। जो भी इन तकनीक का गलत फायदा उठाए, आप उसे अपने हिसाब से सजा दे देना। क्या? कभी नहीं। ठीक है। ये सभी तकनीक विधियां लाइब्रेरी ने बनाई थी। उनका स्तर विपिन के लिए बनाई स्वर की ध्यान कला से बहुत नीचे का था, इसलिए विपिन को उन तकनीक की ज्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का मन रखने के लिए उसने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। विपिन सर को इस मुद्दे से ज्यादा रुचि न लेते देख सभी स्टूडेंट्स चकित थे। एक असली मास्टर की यही पहचान होती है। मास्टर कौन होता है? मास्टर ऐसा ही होता है। कौन सबसे महान था? विपिन सर ही सबसे महान थे। इतने काबिल होने पर भी कोई घमंड नहीं, गलत समझा जाने पर भी कोई फिक्र नहीं, बेइज्जत किए जाने पर भी वे शांत और सभ्य रहकर हालात का सामना कर सकते थे। ऐसा टीचर मिलना तो किसी भी वरदान से कम नहीं था। विपिन इस बात से बेखबर था कि उसके स्टूडेंट्स के मन में कुछ ही मिनटों में उसका दर्जा इंसान से भगवान का हो गया था। सभी को तकनीक की प्रैक्टिस करने को कहकर विपिन एक बार फिर खाली हो गया था। एक टीचर को हमेशा अपने स्टूडेंट्स के पीछे पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद से कोशिश कर विकास करने देना चाहिए। एक टीचर को सिर्फ उनकी गलतियां सुधार कर उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। अब जब सभी के पास उनके ही लिए बनी खास तकनीक थी, तो अगर वे मेहनत कर अच्छे से विकास करेंगे तो उन्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे ही। इधर प्रशा के चेहरे पर हिचकिचाहट थी। हालांकि कल उस लड़के ने कई नई चीजों का ज्ञान कराया था, इसलिए आज उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। इसलिए वो तेज कदमों से उसी के बारे में सोचती हुई चली जा रही थी। इस स्कूल में प्रशा को बहुत माना जाता था। सभी टीचर और स्टूडेंट्स उसकी इज्जत करते थे, खासकर आदमी। रोज उसे वे अनगिनत तोहफे ला कर देते रहते थे। कोई फूल देता था तो कोई कुछ काम की चीज। फिर भी उसे इस बात से कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने खुद से कभी किसी आदमी से बातचीत की शुरुआत नहीं की थी। लेकिन
कल उस इंसान ने जो भी कुछ किया उससे वो प्रशा के लिए एक गुत्थी बन गया था और वो उसके बारे में लगातार सोचे ही जा रही थी। यहाँ तक कि आज सुबह तो वो ढंग से क्लास भी नहीं ले पाई थी। मैं सिर्फ उसकी पोल खोलने जा रही हूँ, कोई कारण नहीं है। ऐसा बहाना सोचकर उसने एक गहरी सांस ली और विपिन की क्लास की ओर जाने लगी। विपिन की बातें करें तो वो उसके बारे में लंबे समय से जानती थी, लेकिन उसने उससे कभी बात नहीं की थी, इसलिए लोगों की कही बातों के सिवा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर भी चर्चा के मुताबिक तो वो सिर्फ 3 शब्दों के ही लायक था, बेकार, बेकार और बेकार। वो स्कूल का सबसे बेकार टीचर के तौर पर मशहूर था। इतने दिनों तक प्रशा को भी यही लगता था कि वो कमजोर और बेकार था, लेकिन कल की घटना के बाद उसका नजरिया ही बदल गया था। वो सिर्फ पन्ने पलट कर ही पूरी किताब याद कर लेता था। 0 नंबर आने पर भी उसे पूछे गए सवालों के बेहतरीन जवाब पता होते थे। सिर्फ एक बार खाना खाने पर ही प्रशा को उसके शेफ होने का पता चल गया था। यहाँ तक कि उसने एक ऊंचे लेवल के जंगली शेर को भी अपनी बात मानने के लिए मना लिया, वो भी इतनी आसानी से। जो इंसान उसकी नजर में बेकार था वही अब एक गुत्थी बन गया था, और वो चाहे किसी भी नजरिए से सोचे उसे समझ नहीं पा रही थी। जाने दो, मैं उसके बारे में और नहीं सोचूंगी, आज मैं जरूर उससे जवाब निकलवा कर रहूंगी। ऐसा सोचकर वो रुकी और अपना सिर ऊपर उठाया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो विपिन की क्लास से ठीक बाहर पहुंच गई थी। वो अंदर जाने ही वाली थी कि उसने पट्टियों से लिपटा हुआ एक इंसान देखा। ये अनुराग था जो उलझन में था। कल जब उसने विपिन को सबके सामने ललकारा और उसे मारने के लिए आया था तो वापस घर जाने के बाद मैडम ने उसे बहुत डांटा था। उसके बाद रात को अपने कमरे में जाने के बाद इस मुद्दे को याद करके उसका गुस्सा बढ़ता चला गया। इस झमेले की जड़ ही वो बेकार टीचर विपिन था। अगर उसने मैडम के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी तो उनकी स्टूडेंट बनने के बाद रेनू मैडम का चेहरा लाल क्यों हुआ था? और फिर उस रात की बात उस अभी ने भी ऐसा ही कुछ कहा था कि विपिन किसी टीचर के पीछे पड़ा हुआ था। जब रेनू मैडम ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे तो लगा था कि उसे इस मुद्दे के बारे में मेयर साहब को बता देना चाहिए ताकि वे खुद ही इसे सुलझा सकें, लेकिन उसका शहर यहाँ से बहुत दूर था। अगर वो अपने सबसे तेज घोड़े से भी गया तो भी उसे दोनों तरफ की यात्रा करने में ही आधा महीना लग जाएगा, और अगर वो चला भी गया और उसी दौरान उस बदमाश टीचर ने रेनू मैडम के साथ कुछ गलत कर दिया तो ऐसा हुआ तो अगर वो मर भी जाए तो भी वो दोष उतार नहीं पाएगा। मैं क्या करूं? अगर मैं अभी अंदर गया तो रेनू मैडम मुझसे जरूर नाराज हो जाएंगी। अगर मैं नहीं गया तो क्या पता रेनू मैडम के साथ अंदर वो बदमाश क्या करेगा। यही सोचते हुए अनुराग क्लास के दरवाजे पर ही काफी देर तक खड़ा रहा। तुम कौन हो? वो अभी इस उलझन में ही था कि कौन सा तरीका चुने। किसी ने पतली आवाज में कुछ कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी दूरी पर एक सुंदर महिला खड़ी थी और उसे उलझन भरी नजरों से देख रही थी। उसकी उम्र 20 साल के आसपास लग रही थी। उसने नीले रंग की ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बहुत आकर्षक लग रही थी। उसकी त्वचा मुलायम लग रही थी और बिना हिले भी वो मूर्ति के जैसे सुंदर दिख रही थी। ये प्रशा ही थी। जो भी हो, अनुराग इस दुनिया में कई साल से था और उसने कई सुंदर लोगों को देख रखा था। वो चिढ़कर बोला, मैं तुम्हें अपना परिचय क्यों दूं? तुम बस एक छोटी लड़की हो, जबकि मैं एक मेयर के यहाँ नौकर हूँ, उनका खास नौकर। तुम मुझसे कैसे कुछ पूछ सकती हो? वैसे भी ज्यादा जरूरी तो ये था कि इस हालत में अपनी पहचान बताऊं कैसे? अनुराग यही सब सोच रहा था। पहचान नहीं बतानी, फिर अपना मुंह छुपाए यहाँ क्या कर रहे हो? प्रशा ने उससे पूछा। फिर अचानक उसे ख्याल आया, ये इंसान नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे अभी ने विपिन को सबक सिखाने के लिए यहाँ भेजा हो।